अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम किसी भी नावल के हवाले से चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। 12th ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली। और इसको जो आप किसी भी नावल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। लेकिन ये 12th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं फेडरल बोर्ड के और केपीके बोर्ड के, उनके लिए पर्टिकुलरली ये लेक्चर जो है वो ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, तो अब होता ये है कि एक तो आपको जो नावल है उसके टेक्स्ट में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी आपने कोई भी जो भी नावल आपके सिलेबस में शामिल है, आप जिस मर्ज़ी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जिस मर्ज़ी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो आपने नावल का सबसे पहले तो टेक्स्ट लाजमी पढ़ना होता है, क्योंकि टेक्स्ट पढ़े बगैर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं किसी भी नावल में से, ड्रामा में से, शॉर्ट स्टोरी में से, पोइट्री में से, जो आपसे पूछी जाती हैं। तो उस हवाले से मैंने एक पहले डिटेल लेक्चर दिया था जिसमें मैंने बताया था कि नावल के, ड्रामा के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम नावल में से जो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम किसी भी रेफरेंस पीस ऑफ लिटरेचर से जो है वो हम उनको सॉल्व करेंगे। और हमारा जो रेफरेंस पीस ऑफ लिटरेचर है दैट इज़ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। पहला क्वेश्चन है कि कैरेक्टराइजेशन लाइक मैनी एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी किरदार साजी, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो राइटर जो है वो कैरेक्टर्स जो डेवलप करता है कहानी के अंदर, लाइक मैनी अदर एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग टेक्निक इज़ एन इनविजिबल टूल which helps build and portray strong, flawed or flawless and realistic depiction of characters। कि जैसा कहानी जब बताई जाती है तो उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है ये एक इनविजिबल टूल होती है, यानी कि ये नज़र नहीं आ रही होती। जैसा लैंग्वेज है तो लैंग्वेज तो नज़र आ रही है, डायलॉग्स हैं नज़र आ रहे हैं, लेकिन कैरेक्टराइजेशन जो है ये राइटर के माइंड में होता है कि वो कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग या वीक, फ्लॉड, यानी कि कैरेक्टर्स के अंदर कोई फ्लॉ होता है या वो फ्लॉलेस होते हैं या वो रियलिस्टिक होते हैं या वो फिक्शियस होते हैं। तो वो हर कैरेक्टर को ना एक एक किरदार देता है। अच्छा, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी वर्क ऑफ फिक्शन यू हैव रेड एंड डिस्कस हाउ अ कैरेक्टर अंडरगोज डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कि आपने कोई भी अगर नावल पढ़ रखा है तो उस नावल में से ये जो ऊपर स्टेटमेंट आपको दी है, दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को आप क्या करें, इस स्टेटमेंट को आप डिस्कस करें, ठीक है, किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर से जो आपने पढ़ रखा है, और ये बताएं कि कैसे एक कैरेक्टर जो है वो अपने डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस में से गुजरता है। देखें, सवाल को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट रेफर्स टू हाउ डिवेलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स अ कैरेक्टर इज़। कि कैरेक्टर डेवलपमेंट से मुराद ये होता है कि कहानी के अंदर जो किरदार है वो कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना डेवलप्ड है। सम कैरेक्टर्स स्टार्ट आउट एज हाईली डेवलप्ड। कुछ कैरेक्टर्स जब कहानी स्टार्ट होती है तो उसमें ही वो बहुत हाईली डेवलप्ड होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अदर कैरेक्टर्स डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ अ स्टोरी, स्टार्टिंग आउट वन वे एंड एंडिंग आउट डिफरेंटली, बिकमिंग चेंज्ड बाय व्हाट हैपन टू देम। और बाज़ औक़ात कैरेक्टर जो है वो जब स्टार्ट होता है, कहानी स्टार्ट होती है तो कैरेक्टर एक तरह का होता है, लेकिन जब एंड होती है तो वो दूसरी तरह का बन चुका होता है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि मूवीज़ के अंदर एक हीरो होता है जो स्टार्ट में बड़ा शरीफ होता है, फिर उसके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं कहानी के अंदर, तो आखिर में वो भी क्या हो जाता है, वो भी लड़ाई पे और मरने मारने पे उतर आता है, ठीक है। अच्छा, और यू माइट ओनली सी वन साइड ऑफ द कैरेक्टर फॉर अ वाइल बट एट सम पॉइंट अनदर साइड इज़ रिवील्ड। ठीक है, कि एक टाइम पे आपको लग रहा होता है कि कैरेक्टर इस तरह का है, फिर थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि नहीं, अच्छा इसकी ये वाली साइड भी है, प्रूविंग द कैरेक्टर टू बी मोर कॉम्प्लेक्स। तो अगर एक कैरेक्टर कहानी के अंदर जो है उसके एक से ज़्यादा रूप आपको नज़र आते हैं सो दिस मीन्स के कैरेक्टर क्या है, द कैरेक्टर इज़ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, द जनरल पर्पज़ ऑफ कैरेक्टर्स, अब पर्पज़ क्या होता है, द जनरल पर्पज़ ऑफ कैरेक्टर्स इज़ टू एक्सटेंड द प्लॉट। यानी कहानी जो है, कहानी को चलाने के लिए भाई आपको किरदार चाहिए होते हैं ना, तो जो प्लॉट होता है, यानी कि जो आपकी कहानी का आइडिया होता है, उसको रन करने के लिए आपको चाहिए होते हैं कैरेक्टर्स। मैनी स्टोरीज इम्प्लाई मल्टीपल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, एवरी स्टोरी मस्ट हैव मेन कैरेक्टर्स। यानी हर कहानी के अंदर मुख्तलिफ तरह के किरदार होते हैं, लेकिन हर कहानी जो है उसके अंदर क्या है, मेन किरदार, मरकज़ी किरदार जो होते हैं वो ज़रूर होते हैं। These are the characters that will have the greatest effect on the plot. Plot क्या होता है, plot basically the logical sequence of events, यानी आपकी जो स्टोरी का जो आइडिया है उसको हम प्लॉट बोलते हैं। तो जो मेन आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनका कहानी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी। और कहानी के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है उसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा होता है वो आपके मेन कैरेक्टर्स पर पड़ रहा होता है। देयर आर मैनी वेज टू कैटेगराइज मेन कैरेक्टर्स। जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनकी कैटेगरीज कुछ इस तरह से होती हैं, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट।
प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट बेसिकली आप कह सकते हैं कि कहानी का हीरो। और एंटागनिस्ट क्या होता है? एंटागनिस्ट आप कह लें कि जो कहानी के अंदर जो एक उसका जो हीरो का जो ऑपोजिट होता है वो एंटागनिस्ट होता है। डायनामिक और स्टैटिक कैरेक्टर्स। डायनामिक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? डायनामिक कैरेक्टर्स वो होते हैं कि जिनका किरदार जो है वो कहानी के अंदर मूव करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी कि वो अच्छे से बुरे की तरफ या बुरे से अच्छे की तरफ। और स्टैटिक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? स्टैटिक कैरेक्टर्स होते हैं कि कहानी जैसे ही शुरू होती है तो जिस तरह के वो कहानी के शुरू में होते हैं आखिर में भी वो वैसे ही होते हैं। जैसे अक्सर मूवीज़ के अंदर जो हीरो के दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं वो शुरू से भी उसके साथ लॉयल होते हैं और आखिर तक वो उसके साथ लॉयल ही रहते हैं, तो वो क्या है? वो स्टैटिक कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, उसके बाद राउंड और फ्लैट कैरेक्टर्स। राउंड कैरेक्टर्स वो होते हैं कि जिनकी आखिर तक आपको समझ नहीं आती कि वो किसकी साइड पे हैं, मतलब किस तरह के कैरेक्टर्स हैं। और उसके बाद फ्लैट कैरेक्टर्स। फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं कि जो बिल्कुल साफ साफ वाजे समझ आ रहा होता है कि अच्छा ये कैरेक्टर इस तरह का कैरेक्टर है, ये हीरो की साइड पर है या हीरो के अगेंस्ट है। अच्छा, a character can also often fit into more than one category or move through categories। यानी ये भी हो सकता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो प्रोटैगनिस्ट भी हो, साथ ही साथ वो डायनेमिक भी हो, साथ ही साथ वो राउंड भी हो। यानी कि वो एक प्रोटैगनिस्ट जो है वो डायनेमिक भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, वो राउंड भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। इसी तरीके से जो एंटागनिस्ट है वो डायनेमिक भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। तो कैरेक्टर जो है ना वो इन कैटेगरीज में क्या करते रहते हैं? फ्लॉट करते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने रेफरेंस पीस ऑफ लिटरेचर की तरफ। अच्छा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज presents both static as well as dynamic characters. Ralph is a dynamic character as he goes through various changes and has several issues to deal with, while Jack Marriott is also a vibrant character on accounts of his ambitions and unpredictable nature। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? पिगी however is a static character। ठीक है। इन दैट नॉवल, ठीक है, इन दैट नॉवल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन दैट नॉवल ही डज नॉट विटनेस एनी चेंज इन हिज थिंकिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट। ठीक है। साइमन टू इज़ अ स्टैटिक कैरेक्टर। अब देखें, आपने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ा है तो उसमें राल्फ और जो पिगी का, राल्फ और जैक का कैरेक्टर है, ये दोनों क्या हैं? ये ये डायनामिक कैरेक्टर्स हैं। जबकि पिगी और साइमन का, जो पिगी स्टार्ट में जिस तरह का होता है आखिर तक वो वैसे ही रहता है, साइमन भी मतलब आखिर तक वैसे ही रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा कैरेक्टर है, ठीक है, बल्कि क्या है कि सिर्फ आपको एक कैटेगरी बताई गई है कि वो क्या है? वो स्टैटिक कैरेक्टर है। स्टैटिक होना बुरा नहीं है, ठीक है। और ये नहीं कि जो डायनामिक कैरेक्टर होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि देखें राल्फ भी डायनामिक है, जैक का कैरेक्टर भी डायनामिक है, लेकिन राल्फ जो है वो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, और जैक जो है वो आप कह सकते हैं कि विलन ऑफ द स्टोरी है। अच्छा, तो ये कैरेक्टराइजेशन के हवाले से हमने एक क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद अगला जो आपसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है नॉवल में से, दैट इज़ एक्सप्लेन क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स विद रेफरेंस टू द नैरेटिव वर्क ऑफ लिटरेचर यू हैव रेड। कि कहानी जो आपने कोई पढ़ रखी है, नॉवल पढ़ रखा है, तो उसमें से ये बताएं कि क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है। सो एन एंटी क्लाइमैक्स इज सिमिलर टू अ क्लाइमैक्स इन दैट इट अकर्स एट अ हाइट ऑफ टेंशन इन अ नैरेटिव। यानी कहानी जब अपने क्लाइमैक्स को पहुंचती है, जब कहानी अपनी टेंशन के या अपने सस्पेंस के पीक पॉइंट पे पहुंचती है, तो वो क्या होता है? उसको तो हमें क्लाइमैक्स का तो पता है, एंटी क्लाइमैक्स भी क्लाइमैक्स के साथ ही होता है। अच्छा, हाउ एवर अ एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? इज सिमिलर टू अ क्लाइमैक्स इन दैट इट अकर्स एट द हाइट ऑफ अ टेंशन इन अ नैरेटिव। हाउ एवर अ क्लाइमैक्स इज अ टर्निंग पॉइंट विच बिगिंस टू सॉल्व द मेन, यहाँ पे however, a climax is a turning point which begins to solve the main conflict in a satisfying way, whereas an anti-climax is a turning point that is unsatisfying। ठीक है। यानी क्लाइमैक्स जो है वो क्या होता है कि क्लाइमैक्स में जब कहानी अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, जब हम कहते हैं कि भाई कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गई, तो अगर तो कहानी जो है वो अपनी टेंशन के या अपने सस्पेंस के पीक पर पहुंचकर अगर वो एक सेटिस्फाइंग वे में अगर कहानी जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाए, यानी कि आपको पता है कि कहानी का हीरो कौन है और आपको ये भी पता है कि एट द एंड हीरो ने जीत ही जाना है, लेकिन बस आप वो देखना चाहते हैं कि भाई वो किस तरीके से जीतता है। अगर वो जीत जाता है सही तरीके से तो दिस मीन्स के कहानी का क्लाइमैक्स ओवर हो गया। अगर वो आपको कहानी के अंदर कोई शॉकिंग वे में कुछ नया दिखा देते हैं तो दिस मीन्स कि कहानी क्या है? कहानी एंटी क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है। द वर्ड एंटी क्लाइमैक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक प्रीफिक्स एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड द वर्ड क्लाइमैक्स विच मीन्स लैडर, ठीक है, और स्टेयर केस यानी कि सीढ़ी। अच्छा, दस थ्रू द डेफिनेशन ऑफ एंटी क्लाइमैक्स, though the definition of anticlimax is not directly opposite that of climax, ठीक है, यानी कि कोई इनकी डेफिनेशन में इतना फ़र्क नहीं है। इट डज शो दैट स्टोरी लाइन डज नॉट फुली रीच द सेम हाइट्स दैट अ वेल थॉट आउट क्लाइमैक्स वुड। यानी कि कहानी एक सिंपल ये कह लें कि जो अगर आपकी पसंद के मुताबिक कहानी एंड ना हो तो दिस मीन्स कि कहानी अपने एंटी क्लाइमैक्स पे चली गई है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद द क्लाइमैक्स इन द नॉवल अराइव्स व्हेन साइमन सीज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अब देखें ये क्लाइमैक्स आता है जब वो आपने कहानी पढ़ी हुई है तो जब वो देखता है कि भाई ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज तो कोई बीस्ट वगैरह नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, वो एक पैराशूट का वो एक जो एक फटा हुआ जो एक कॉस्ट्यूम था, सिर्फ वो है, ठीक है। तो वो और फिर उसके बाद वो उसको वहाँ पे बीस्ट का वो सर नज़र आता है जो उन्होंने लगाया होता है। तो वो जब कहानी सॉल्व हो जाती है कि भाई कोई बीस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं है, तो हमें लग रहा होता है कि बस अब कहानी ख़त्म होने वाली है। तो ये कहानी का क्लाइमैक्स है कि वो जब जहाँ वहाँ से साइमन जा रहा होता है कि मैं जाके उनको बताता हूँ कि यहाँ पे कोई बीस्ट वगैरह नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, the climax in the novel arrives when Simon sees Lord of the Flies and realizes that it is a beast, but then realizes that every boy has a beast in his mind. That is why when he tries to come back and join the boys, they kill him, considering him a prey. ठीक है कि वो उसको शिकार समझते हुए क्या हैं, वो उसको जो है ना वो वहाँ पे मार देते हैं। However, when Jack engineers the killing of Piggy, this is the anti-climax of the Lord of the Flies. कि पिगी को जब वो मार देते हैं, ठीक है, तो वो आखिरी सीन में तो जब पिगी को मार देते हैं तो उसके बाद क्या है, कहानी का एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है, यानी कि पिगी को वहाँ पे नहीं मरना चाहिए था, साइमन को भी नहीं मरना चाहिए था, लेकिन साइमन का वो जो सीन है ना कि जिसमें लग रहा होता है कि अब कहानी खत्म होने वाली है, वो क्लाइमेक्स है। लेकिन आखिर में जब पिगी मर जाता है तो दैट इज़ द एंटी क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिस्कस द सेटिंग ऑफ वन ऑफ द वर्क ऑफ फिक्शन यू हैव रेड, ऑल्सो पॉइंट आउट इट्स कनेक्शन विद द मेन एक्शन ऑफ द फिक्शन। के सेटिंग क्या होती है? अच्छा, सेटिंग बेसिकली ना वो जगह होती है जहाँ पर कहानी जिस जगह की कहानी आपको बताई जा रही होती है। इन दिस रिगार्ड द सेटिंग एंड सीक्वेंस ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कम्स टू माई माइंड। इन दिस नॉवल द राइटर लेड एन आर्टिस्टिक फाउंडेशन ऑफ द प्लॉट इन द सेटिंग ऑफ द नॉवल वाइल ही डिपिक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ ईवल एंड गुड नेचर इन ह्यूमन बीइंग्स। कि मेन उसका एक्शन ऑफ द फिक्शन क्या है, उसका मेन कनेक्शन क्या है इस सेटिंग का, कि वो बच्चों की जो गुड एंड ईवल नेचर है वो राइटर बताना चाहता है। अच्छा, तो उसके लिए उसने क्या किया, द स्कूल बॉयज़ ट्राइंग टू सर्वाइव एंड इस्टेब्लिश अ कल्चर ऑन एन आइलैंड, ये बेसिकली सेटिंग है। द स्कूल बॉयज़ trying to survive and establish a culture on the island gives the description of an interesting setting for the novel. While telling the story, the writer also points out the role of power and the importance of order in society. This setting goes a long way, having a decisive impact on the plot of the novel, where Jack tries to establish a primitive order, यानी कि पुराना वो hunters वाला जो ज़माना है उसमें वो जाना चाहता है, whereas Ralph tries to maintain a civilized order. The novel is basically description of human psychology and nature. लास्ट सवाल है कि नैरेटिव वर्क ऑफ लिटरेचर डिपिक्ट्स द डिज़ायर्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि जिसको कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं कि हर कहानी का किरदार कुछ ना कुछ तो हासिल करना चाहता होता है ना। हाउ डज अ राइटर ब्रिंग होम हिज मैसेज थ्रू हिज कैरेक्टर्स, कि राइटर जो है वो अपने कैरेक्टर्स के जरिए अपनी बात को किस तरीके हम तक पहुँचाता है। So, in a work of literature, characters always are the mouthpiece of the writer, and through these characters, he promotes his idea and approaches towards life. The same has been done by William Golding in Lord of the Flies, where Jack, the leader of choir boys, is portrayed as a symbol of greed and selfishness, to be disgraced in the end, while Ralph comes before as a symbol of generosity and selflessness, who is ultimately rewarded for his staunch faith in basic human values. ठीक है, राल्फ वांट्स टू रन द आइलैंड डेमोक्रेटिकली, यानी वो जमहूरी अंदाज में चलाना चाहता है उस जजीरे को। ऑन द अदर हैंड, जैक लव्स हंटिंग एंड वांट्स टू लिव लाइक द एंशिएंट टाइम्स ऑफ हंटिंग पार्टीज। वी ऑल्सो हैव द कैरेक्टर्स ऑफ पिगी एंड साइमन। पिगी इज़ रैशनल, मतलब अक्लमंद है, एंड वांट्स टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एवरी अफेयर। ऑन द अदर हैंड, साइमन वांट्स टू स्टे न्यूट्रल विदाउट गेटिंग इन एनी काइंड ऑफ क्वारल। अच्छा, बोथ डाई इन द स्टोरी, पिगी भी मर जाता है, साइमन भी। द राइटर वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज दैट ह्यूमन नेचर इज़ अ कॉकटेल, यानी कि एक मजमुआ है ऑफ बोथ गुडनेस एंड ईवल। वी आर नीदर कम्प्लीटली गुड नॉर अटरली बैड। तो दिस इज द मैसेज दैट द राइटर वांट्स टू कैरी होम। तो आज हमने 4 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे जो नॉवल में से पूछे जाते हैं उनको लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के रेफरेंस से हमने डिस्कस किया, क्योंकि आप लोगों ने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। पूरे नॉवल का मैंने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का टेक्स्ट भी पढ़ाया है, उसके MCQs भी करवा दिए हैं, और जो नॉवल और प्ले के जो टेक्निकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर दिया था। अगर आपने वो नहीं चेक किए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।